हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंदेहान, योर लीगल गाइड। सो गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पे पोल डाला था कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो सबसे ज्यादा वोट जुडिशरी के टॉपिक को मिले हैं। तो ये रहा वीडियो जुडिशरी के टॉपिक पर। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि प्लीज मैं जो भी चैनल पर पोल डालूं उसमें जरूर पार्टिसिपेट किया कीजिए, क्योंकि मुझे पता चलता है आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। सभी वीडियो के नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल लॉमेट योर लीगल गाइड पर डाल देती हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ही क्रिस्प नोट्स मिल जाएंगे हर लेक्चर के। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं यार, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है हमें उसी को फॉलो करना है। लेकिन ऐसा क्यों हमें फॉलो करना है, ये हमें बताएगा कौन कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हर लिखी बात को फॉलो करना है। वो सब बताने के लिए भी, लॉ को समझाने के लिए भी कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, राइट? तभी तो हम समझ पाएंगे ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, हमें किस चीज को मानना है, किस चीज को नहीं मानना है, हमारे अधिकार क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन उसे बताने वाला भी कोई होना चाहिए, उसे समझाने वाला भी कोई होना चाहिए। जब डिस्प्यूट्स होते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, सेंटर के बीच में, स्टेट्स के बीच में जब डिस्प्यूट्स होते हैं, या स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होते हैं, सपोज उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, जब ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं तो इन्हें सुलझाएगा कौन? हम और आप तो नहीं सुलझा सकते। जिसको लॉ की नॉलेज है, जो लॉ को जानता है, वही इसे सुलझा सकता है। ऐसी कोई अथॉरिटी हमारे पास होनी चाहिए। इसी अथॉरिटी को बरकरार रखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को बरकरार रखने के लिए हमारे पास जुडिशरी होती है। जुडिशरी की एक तरीके से ताकत हमारे पास मौजूद रहती है। जुडिशरी एक तरीके से इम्पार्शियल अथॉरिटी का काम करती है। वो सेंटर और स्टेट्स के बीच के डिस्प्यूट्स को सुलझाती है। जब स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, अलग अलग स्टेट्स जब आपस में लड़ते हैं किसी बात को लेके, तो वो उन्हें सुलझाती है, राइट? सुप्रीम कोर्ट एक आर्बिट्रेटर का काम करता है। आर्बिट्रेटर्स कौन होते हैं? आर्बिट्रेटर्स वो होते हैं जो लोगों के बीच के डिस्प्यूट्स को सुलझाते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री में आर्बिट्रेटर का काम करता है। वो काम करता है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का। इसीलिए हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कर रहा है, उन्हें बचा रहा है। अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, राइट? तो ये सारे जो कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। हर टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो मैं पीडीएफ में डालकर टेलीग्राम पर डाल देती हूँ, इसीलिए वो भी देख लीजिएगा एक बार। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे सिविल और माइनॉरिटी राइट्स भी बचाता है। मैंने आपको बताया नहीं कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज भी होती हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटीज बेसिकली वो होती हैं जो ज्यादा नहीं है हमारी कंट्री में, ठीक है, माइनॉरिटी में पाई जाती, मेजॉरिटी में पाई नहीं जाती है। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के कुछ राइट्स रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। सिविल राइट्स हमारे बचाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द सोशल रिवॉल्यूशन। इट इज द गार्जियन ऑफ द सोशल रेवोल्यूशन। हर चीज को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये एक बेसिक लेक्चर है जुडिशरी के ऊपर, इसमें कोई भी आर्टिकल्स या ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स मैंने नहीं डाला है, लेकिन अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया तो आगे आपको बहुत 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 हेल्प मिलने वाली, ये मेरी आपसे गारंटी है। इंपॉर्टेंस क्या है जुडिशरी की, अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। अब कोर्ट्स ही हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं हमारे राइट्स और हमारी फ्रीडम को? गाइस देखो, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अपनी लिमिट में रहकर फंक्शन करती है, ठीक है। जब गवर्नमेंट अपनी लिमिट को क्रॉस करने लगती है, ठीक है, जब वो लोगों के अधिकारों पर जबरदस्ती कब्जा करने लगती है, उनकी फ्रीडम छीनने लगती है, आर्बिट्ररी एक्शंस उसके हो जाते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी के हिसाब से जब गवर्नमेंट चलने लगती है, तब कोर्ट सामने आते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये आप नहीं कर सकते, ये आपका अधिकार नहीं है, ठीक है। तब हम कोर्ट से जाकर कहते हैं देखो हमारा ये राइट वायलेट हुआ है, ये हमारा ये राइट छीना गया है, हमारी फ्रीडम हमसे छीनी गई है। तब कोर्ट्स हमें ऐसे गवर्नमेंटल एक्शन से बचाते हैं। किसी नेशन का मोरल कैरेक्टर क्या है, ठीक है, मोरली एक नेशन कितनी स्ट्रांग है, ये हमें तभी पता चल सकता है जब उसका जुडिशियल सिस्टम स्ट्रांग हो, राइट? एक जुडिशियल सिस्टम किसी कंट्री में क्या रोल प्ले करता है, ये हमारे लिए समझना जरूरी है अगर हमें उस नेशन का मोरल कैरेक्टर फाइंड आउट करना है। तो अगर जिस नेशन में कि जुडिशियल सिस्टम काफी स्ट्रांग होगा, तो हम कह सकते हैं वहाँ न्याय काफी जल्दी लोगों को मिलेगा, वहाँ जस्टिस काफी जल्दी लोगों को मिलेगा, लोग बहुत खुश महसूस करेंगे, और जाहिर सी बात है क्राइम कम होगा। अगर जस्टिस जल्दी मिलेगा तो क्राइम कम होगा, मतलब पनिशमेंट जल्दी जल्दी मिल रही है जो गुनहगार है, ठीक है। तो इस हिसाब से कंट्री का मोरल कैरेक्टर बढ़ता ही जाएगा।
मैंने आपको रूल ऑफ लॉ का भी कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर आपको नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उस वीडियो का और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन है गाइज, प्लीज उसे जरूर पढ़िएगा, रूल ऑफ लॉ, राइट। तो जुडिशरी जो है वो रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने में हेल्प करती है। रूल ऑफ लॉ का एक लाइन में मतलब है कि लॉ से बड़ा कोई भी नहीं है, ठीक है, सभी लॉ के अधीन है, सबको लॉ की बात माननी होगी, प्रधानमंत्री हो, राजा हो, गरीब हो, सबको लॉ की बात मानना जरूरी है, राइट। तो जुडिशरी जो है वो रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने में हेल्प करती है किसी कंट्री में। वो हमें बताती है अगर कोई भी लॉ के अगेंस्ट जाता है तो उसको याद दिलाती है कि नहीं, हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है, अगर आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको पनिश किया जाएगा, राइट। सभी इंडिविजुअल्स, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, जितने भी, सभी इंडिविजुअल्स को एक ही तरह का लॉ फॉलो करना होगा। जो कंट्री में लॉ चल रहा है उसी को उन्हें फॉलो करना जरूरी है। फंक्शन समझने से पहले यार, इतनी ज्यादा मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है, एक लाइक बनता है, और जरूर से शेयर करिए, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा मैं मोटिवेट होंगी नए नए वीडियोस लाने के लिए। कोई और वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं लॉ के टॉपिक्स पर 100% अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी। सो पहला और सबसे बेसिक फंक्शन है जुडिशरी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस। हमें जस्टिस देती है जुडिशरी। जब भी हम जुडिशरी के पास जाते हैं अपना ग्रीवेंस लेके, हमारे साथ क्या हुआ है, तो जुडिशरी उसका ट्रायल करती है, केस उसको समझती है, देखती है क्या क्या हुआ है लोगों के साथ, दोनों पार्टीज को सुनती है और उस हिसाब से पनिशमेंट देती है या पिनलाइज करती है दूसरी पार्टी को, जैसा भी होता है, और हमें जस्टिस देती है। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जुडिशरी का। लेकिन उससे पहले हम इस चीज को समझे, इस फंक्शन को समझे, इससे पहले हमें समझना जरूरी है इंटरप्रिटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझो। जो लेजिस्लेचर है वो लॉज बना देती है, ठीक है। अब वो जो लॉज बनाई है उसके पीछे की इंटेंशन क्या थी लेजिस्लेचर की, ठीक है। लेजिस्लेचर ने हमें कोई भी लॉ बना के दे दिया, ठीक है। अब उस लॉ को बनाने के पीछे इंटेंशन क्या थी लेजिस्लेचर की, इंटेंट क्या थी लेजिस्लेचर की, उस इंटेंशन को समझना, ठीक है, उस इंटेंशन को इंटरप्रेट करना, ये काम होता है जुडिशरी का, ठीक है। तभी तो उस लॉ को हम सही से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि आखिर लेजिस्लेचर कहना क्या चाह रहा है, इस लॉ को बनाने के पीछे क्या राज है उसका, जब तक हम वो चीज समझेंगे नहीं तो हम उसे इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जब भी कोर्ट के सामने कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स आते हैं, कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं कोर्ट के सामने किसी लॉ को लेकर, तब वो जुडिशरी जो है उस लॉ को अप्लाई करती है और इंटरप्रेट करती है। तब वो समझती है कि इस लॉ के पीछे का क्या इंटेंशन था, ठीक है, लेजिस्लेचर क्या कहना चाह रहा है इस लॉ के थ्रू, ठीक है। जब वो उसे इंटरप्रेट करती है, अच्छा कैसे इंटरप्रेट करती है, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के थ्रू। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आप 3rd ईयर में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक है। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन यार थोड़े मेथड्स रहते हैं जिनके थ्रू लॉज को इंटरप्रेट करती है जुडिशरी, ठीक है। तो इन्हीं रूल्स के थ्रू जुडिशरी इंटरप्रेट करती है लॉज को और अप्लाई भी करती है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज बहुत 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जुडिशरी का। नेक्स्ट फंक्शन है जुडिशियल रिव्यू। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन है, मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में भी मिल जाएगा। जुडिशियल एक्टिविज्म और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन्स हैं। जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जब भी लेजिस्लेचर कुछ ऐसे लॉज पास कर देता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, जो पब्लिक के अगेंस्ट है, जो लोगों की फ्रीडम उनसे छीन रहे हैं, जो उनके राइट्स वायलेट कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, ऐसे लॉज को जुडिशरी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। उनके पास पावर रहती है, जजेस के पास एक तरीके की पावर रहती है जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। वो ऐसे लॉज का रिव्यू करती है। अगर ऐसे लॉज रिव्यू करने पर कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से अगेंस्ट जाते हुए दिखते हैं, ठीक है, पब्लिक के अगेंस्ट जाते हुए दिखते हैं, तो जुडिशरी इन लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। इस पावर को हम कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। एडवाइजरी फंक्शन, राइट। जुडिशरी जो जजेस रहते हैं काफी एक्सपर्ट रहते हैं लॉ में, ऑब्वियसली कहने की बात नहीं, वो काफी एक्सपर्ट रहते हैं अपनी फील्ड को लेके, ठीक है। तो जब भी कुछ सीरियस मैटर्स में उनकी राय हमें चाहिए होती है, ठीक है, कुछ ऐसे सीरियस मैटर्स हो सकते हैं जहां पे हमें जुडिशरी के ओपिनियन की जरूरत पड़ सकती है, तो जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है वो ऐसे मैटर्स दे सकता है जजेस को उनके ओपिनियंस के लिए कि आप अपने ओपिनियंस इस मैटर पर हमें दीजिए, आप अपनी जो एक्सपर्टीज है वो इस मैटर में लेकर आइए, राइट। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एपेक्स कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट है उनको रेफर कर सकते हैं, राइट। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनको रेफर कर सकते हैं कि आप इस पर आंसर करिए कि ये जो चीज है इस पर हम क्या कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन ऑफ लॉ, कभी कभी किसी केस में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ उठता है, वो भी हम जुडिशरी को रेफर कर सकते हैं। कस्टोडियन ऑफ बेसिक राइट्स, मैंने आपको बेसिक राइट्स मतलब कि फंडामेंटल राइट्स ही होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। बेसिक राइट्स बेसिकली अमेरिका में कहा जाता है, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो एक पर्सन जिसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, जिसके कुछ राइट्स वायलेट हुए हैं, जिसकी फ्रीडम को कर्टेल किया गया है, छीना गया है, वो एक तरीके से कोर्ट जा सकता है और कोर्ट से मांग कर सकता है कि उसके राइट्स वापस से रिस्टोर किए जाएं और उसे एक रेमेडी प्रोवाइड कराया जाए। तो हम कह सकते हैं जुडिशरी इज द कस्टोडियन ऑफ बेसिक राइट्स। जुडिशरी सिर्फ ऑर्डर्स ही नहीं दे सकती है, अपने ऑर्डर्स को एनफोर्स भी करवा सकती है, राइट। तो जुडिशरी के पास एक तरीके से ताकत उसे मिली हुई है, ये उसका फंक्शन है कि वो अपने डिसीजंस को एनफोर्स भी करा सकती है और किसी को भी कोर्ट में समन कर सकती है। जुडिशरी काफी अलग अलग फंक्शंस भी परफॉर्म करती है, जैसे जो माइनर्स होते हैं, जो 18 साल के नीचे के बच्चे रहते हैं, जो नाबालिग रहते हैं, उनके गार्जियंस को भी अपॉइंट किया जाता है, राइट। गार्जियंस होते हैं जो माइनर्स का ध्यान रखते हैं जब तक वो लोग मेजर नहीं हो जाते, तो गार्जियंस को भी अपॉइंट कर सकती है जुडिशरी। किसी फेडरल सिस्टम में जुडिशरी को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मिला हुआ है एक आर्बिट्रेटर का फंक्शन परफॉर्म करने का, राइट। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी स्टेट और सेंटर के बीच में लड़ाई होती है तो जुडिशरी हेल्प करती है उन चीजों को रिजॉल्व करने में, उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में। तो यही एक फेडरल सिस्टम में जुडिशरी का रोल एक आर्बिट्रेटर का भी होता है, डिस्प्यूट्स उसे रिजॉल्व करने रहते हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में और बाकी स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स उठते हैं तो। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही, कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर आकर आप मुझसे पर्सनली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं जरूर से आंसर करूंगी। लॉ पीप्स पर आपको काफी इंफॉर्मेटिव रील्स भी देखने को मिलेंगे, प्लीज वहां पर जरूर हमसे जुड़िए। कभी कभी गवर्नमेंट कुछ इंक्वायरी कमीशंस फॉर्म करती है, राइट। कुछ सीरियस मैटर्स में आपने देखा होगा इंक्वायरी कमीशंस फॉर्म की जाती हैं। तो इस इंक्वायरी कमीशंस के हेड कौन होते हैं, इनके चेयरमैन कौन होते हैं? कभी कभी इनके चेयरमैन जजेस होते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि काफी सीरियस मैटर्स इन्वॉल्व करती हैं, यहाँ पे लॉ का इन्वॉल्वमेंट होना ही होना है, इसलिए काफी सारी इंक्वायरी कमीशंस को हेड करने के लिए, उनका चेयरमैन बनने के लिए जजेस को इन्वाइट किया जाता है, उन्हें जजेस को बताया जाता है कि आप इस इंक्वायरी कमीशन को हेड करेंगे, राइट, जो कि काफी जरूरी होता है। किसी किसी इंक्वायरी का एक सिंगल जज भी हेड हो सकते हैं, राइट। किसी इंक्वायरी के एक सिंगल इंक्वायरी कमीशन के एक सिंगल जज भी हेड हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में, इंपॉर्टेंट केसेस में सॉरी, और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना उनका काम होता है, राइट। कुछ ऐसे जैसे पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर इल्जाम लगा कि उन्होंने ये अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की है, यहां से ये ड्यूटी इन्होंने करने में गलती कर दी, राइट। ऐसे काफी सारे केसेस होते हैं जहां पे इंक्वायरी कमीशंस फॉर्म होती हैं और इनके एक तरीके से हेड जजेस को बनाया जाता है। कुछ मिसलेनियस फंक्शंस भी परफॉर्म करती है जुडिशरी, काफी अलग अलग नेचर के, राइट। कुछ केसेस में इसकी फाइनल अथॉरिटी रहती है, फिर आप कहीं अपील नहीं कर सकते, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL आप दायर करते हो कोर्ट में, वो भी काम होता है इनका। एक्टिंग एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह भी एक्ट करते हैं कोर्ट्स, जहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना, कॉपी जो सारे जजमेंट्स की है उनको संभाल के रखना। तो अलग अलग मिसलेनियस फंक्शंस भी परफॉर्म करती है जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार, ठीक है। इसके बिना जुडिशरी नहीं रह जाएगी, तो अब हम इसे डिस्कस करेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, जो कि बहुत 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 जरूरी डॉक्ट्रीन है, राइट, बहुत जरूरी डॉक्ट्रीन है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का बेसिक सा मतलब इतना ही रहता है कि कोई भी ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का, ठीक है, जो 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करेंगे, राइट। ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्यों इंटरफेयर नहीं करेंगे? ताकि जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस बची रहे। अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जजेस को तंग करेंगे कि ऐसे डिसीजंस दो, ऐसे डिसीजंस दो, हमारे फेवर में डिसीजंस दो, तो एक तरीके से जस्टिस मिल ही नहीं पाएगा लोगों को, राइट। जुडिशरी इंडिपेंडेंट फील नहीं करेगी और डिसीजंस गलत गलत आते रहेंगे, ठीक है। एक तरीके से कंट्री में काफी केओस हो जाएगा। इसीलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए, उसे इंडिपेंडेंट रखने के लिए बाकी जो 2 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते जुडिशरी की वर्किंग में, ताकि सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल बना रहे। जजेस जो है वो अपना फंक्शन बिना किसी डर के या बिना किसी फेवरेटिज्म के तभी कर पाएंगे जब 2 ऑर्गन्स उससे दूर रहेंगे, राइट। अगर जजेस को डरा धमका के उनसे डिसीजंस लिए जाएंगे तो वो सही से डिसीजंस नहीं दे पाएंगे। अगर उनको बहुत ज्यादा फेवर किया जाएगा कि पैसे वैसे खिला के हाँ ये डिसीजन दे दो, तब भी जुडिशरी सही से फंक्शन नहीं कर पाएगी। लेकिन इंडिपेंडेंस का मतलब आप ये मत समझो कि जजेस जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, राइट, कुछ भी चाहे वो वैसे कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब आर्बिट्ररीनेस नहीं होता या एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। जजेस के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है गाइस, ठीक है। इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपकी जो मर्जी, जैसे मर्जी आप वैसे रहो, जी नहीं। उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगाता है, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन को अकाउंटेबल रहते हैं, वो जो बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर नहीं है
तो उनके डिसीजंस भी नहीं फॉलो किए जाएंगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से जो डेमोक्रेसी है कंट्री की उसके ऊपर भी है, ठीक है। उन्हें एक जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है कंट्री का, उन्हें उसे भी आंसर करना होगा, और जो लोग हैं उन्हें भी आंसर करना होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को आंसर करना होगा, जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है हमारी कंट्री में उन्हें आंसर करना होगा, और जो लोग हैं हमारी कंट्री में जैसे कि मैं और आप, हमें भी आंसर करना होगा अगर कोई गलत डिसीजन आता है तो। अब क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए, ठीक है, क्या क्या कोशिशें की गई हैं जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए, एक बार वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है वो जजेस के अपॉइंटमेंट में नहीं हाथ डालता है, राइट। जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो काफी अलग रहती है, राइट, काफी सेपरेट रहती है, काफी लंबा प्रोसीजर है, इसलिए मैंने आपसे कहा था अगर नहीं समझ आता है तो बता दीजिएगा, एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो जो जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको अभी समझ में आ जाए कितना कंट्रोवर्सी से भरी हुई है जजेस की अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो जजेस की अपॉइंटमेंट में लेजिस्लेचर का कोई भी हाथ नहीं रहता है, लेजिस्लेचर कतई भी जजेस की अपॉइंटमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर लेजिस्लेचर बोलेगा कि इस जज को अपॉइंट करो, इस जज को अपॉइंट करो, तो इससे क्या होगा, वो उन लोगों को अपॉइंट करवाना चाह रहा है जो उसके फेवर में काम करेंगे, ठीक है। इसीलिए लेजिस्लेचर को दूर रखा जाता है काफी जजेस की अपॉइंटमेंट से। एक तरीके से ये जजेस की अपॉइंटमेंट में भी पार्टी पॉलिटिक्स खेलने लगेंगे लोग, ठीक है। सपोज आज ये वाली पार्टी है तो इस पार्टी का कोई भी जो जज बात मानता है वो जज आज बैठा हुआ है कुर्सी पे, ठीक है। कल दूसरी पार्टी आएगी तो वो जज को उठा के फेंक देंगे, किसी और जज को ले आएंगे, तो लोगों का क्या होगा भाई, जस्टिस कहां से मिलेगा, राइट। इसीलिए लेजिस्लेचर बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है जजेस की अपॉइंटमेंट में, तभी जजेस इंडिपेंडेंट फील करेंगे, जुडिशरी इंडिपेंडेंट फील करेगी। जजेस का जो टेन्योर रहता है वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर एज तक ही अपने ऑफिस में रह सकते हैं, रिटायरमेंट तक ही उन्हें अपना ऑफिस होल्ड करने की परमिशन रहती है। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां जजेस को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट, राइट। इंपीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू ही यार जजेस को रिमूव किया जा सकता है। और अगर आपने प्रोसेस पढ़ी हो तो आपको पता चलेगा, टफ ये बिल्कुल नहीं लगती जब आप इसे पढ़ रहे हो, लेकिन जब इसे इंप्लीमेंट किया जाता है ये बहुत ज्यादा टफ प्रोसेस है। इतना आसान नहीं होता है किसी जज को हटा देना उसकी कुर्सी से, राइट। क्यों ये सब किया गया, ये स्टेप्स क्यों लिए गए, इंपीचमेंट की प्रोसेस इतनी टफ क्यों है, राइट। इनका फिक्स्ड टेन्योर क्यों है, ताकि इनके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर ना रहे, इन्हें ये एक तरीके का डर नहीं रहे कि यार अगर मैंने इसके फेवर में डिसीजन ले लिया तो ये मंत्री मुझे हटा देगा कुर्सी से। नहीं भाई, उन्हें भी पता है बहुत अच्छे से कि मुझे हटाना इस कुर्सी से इतना आसान नहीं है, ठीक है। जब उन्हें ये पता रहेगा, एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रहेगी, ठीक है, इसे कहते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना। जब एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रहेगी तब वो जज अच्छे से फंक्शन करेंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। बिना किसी डर और बिना किसी फेवरेटिज्म के फंक्शन करना जरूरी है, उसीलिए होता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही काफी डिफिकल्ट प्रोसीजर प्रोवाइड किया है जजेस के रिमूवल के लिए, राइट। जजेस को हटाना इतना आसान नहीं होता है, राइट। अगर ये चीज टफ रहेगी तो जजेस को भी एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फील होगा, वो अच्छे से डिसीजंस दे पाएंगे। आप इस चीज को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, राइट। जहां भी हो सके यार चीजों को क्रिटिसाइज किया करो। अगर आपको लगता है हाँ यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा सकता है इस पॉइंट को, तो जरूर क्रिटिसाइज किया करो। अब आप बड़े हो रहे हो तो थोड़े ऐसे आंसर्स लिखोगे जहां आपका भी ओपिनियन आता है तो वो आंसर थोड़ा हटके लगता है, राइट। तो यहाँ पे जज आप क्रिटिसाइज कर सकते हो कि जो ये डिफिकल्टी है ना प्रोसेस ऑफ रिमूवल में, जजेस को रिमूव करने की जो डिफिकल्टी है, तो इस हिसाब से यार करप्ट जजेस को जब रिमूव करना होगा तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, सोचो। हाँ, अच्छे जजेस को तो रिमूव करना ठीक है, उन्हें नहीं रिमूव किया जा सकता है, डिफिकल्ट है प्रोसेस, समझ में आ रहा है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिल रहा है, वेरी गुड। लेकिन जब करप्ट जजेस जो है, ठीक है, जो करप्शन से भरा हुआ है जो जुडिशरी, जब उन्हें हटाने की बारी आती तो उन्हें हटाने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी इस प्रोसीजर की वजह से, राइट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो जजेस को सैलरीज मिलती है या अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट बेनिफिट्स मिलते हैं जजेस को, वो उन्हें कौन देता है? वो लेजिस्लेचर उन्हें प्रोवाइड नहीं करता है। क्यों प्रोवाइड नहीं करता है लेजिस्लेचर? भाई अगर लेजिस्लेचर उन्हें प्रोवाइड करने लगेगा तो फिर वो अपने हिसाब से करेगा, राइट। वो अपनी मनमानी भी कर सकता है वहां पे, जिस वजह से जजेस को एक तरीके से अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, अच्छे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, राइट। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है जजेस को सैलरीज ढंग से मिलनी चाहिए, उन्हें अलाउंसेस ढंग से मिलने चाहिए, और वो उन्हें लेजिस्लेचर प्रोवाइड नहीं करेगा। उन्हें जो सैलरीज मिलती है वो मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें अब डिटेल में मत जाओ, लेकिन जजेस को जो सैलरी मिलती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, राइट। लेजिस्लेचर उन्हें सैलरीज नहीं देता है।
जजेस के एक्शंस और डिसीजंस को आप पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। उन्हें ये इम्यूनिटी मिली हुई है कि उनके एक्शंस को और उनके डिसीजंस को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है। जुडिशरी के पास पावर है कि वो जो कंटेम्प्ट करते हैं कोर्ट का, ठीक है, कोर्ट की अवमानना जो लोग करते हैं उन्हें पनिश करने की भी ताकत इनके पास मौजूद है। ये सारी चीजें जजेस को अनफेयर क्रिटिसिज्म से काफी हद तक बचाती है, राइट। इनसी सारी चीजें जजेस को अनफेयर क्रिटिसिज्म से बचाती हैं। जैसे हम मंत्रियों को देखते नहीं हो, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं आराम से, वो जजेस के केस में आप नहीं कर सकते हो, राइट। आपको पनिशमेंट मिल सकती है। इसीलिए ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं, ताकि जजेस को एक इंडिपेंडेंस फील हो अपने काम में। अगर उन्हें डर रहेगा क्रिटिसिज्म का तो वो डिसीजंस फ्रीली नहीं दे पाएंगे, इंडिपेंडेंटली नहीं दे पाएंगे, राइट। इसीलिए उन्हें ये इम्यूनिटी मिली हुई है कि भाई आपको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है, राइट। उन्हें ये इम्यूनिटी दी गई है ताकि वो ढंग से बिना किसी डर के डिसीजंस दे सके। पार्लियामेंट में किसी जज का कंडक्ट आप डिस्कस नहीं कर सकते हो, राइट। किसी जज ने ये एक्शन लिया, ये डिसीजन लिया, ये सारी चीजें पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं की जा सकती हैं। हाँ, जब उस जज के अगेंस्ट इंपीचमेंट की प्रोसेस चल रही है, उसे रिमूव करने की बात चल रही है, तब ये सारी चीजें की जा सकती है। उनके कंडक्ट के बारे में भी क्वेश्चन उनसे किया जा सकता है। ये सारी चीजें वही बात है, जुडिशरी को ताकत देती हैं कि वो आराम से किसी भी चीज के डिसीजंस दे सकते हैं बिना डर के, राइट। उन्हें क्रिटिसिज्म का डर नहीं रहेगा तो वो आराम से डिसीजंस दे पाएंगे। जजेस एक बार रिटायर हो गए अपनी पोजीशन के तो उसके बाद वो किसी भी कोर्ट में इंडिया के प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिटायरमेंट के बाद या तो वो गवर्नमेंट से मिल सकते हैं, राइट। गवर्नमेंट से एक तरीके से फेवर मांग सकते हैं किसी चीज के बारे में, और जो कोर्ट है उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो करंट जजेस हैं उन्हें एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को खराब कर सकते हैं। जस्टिस सही से नहीं मिल पाएगा लोगों को, इसीलिए जजेस को मना रहता है कि आप आफ्टर रिटायरमेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ताकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बरकरार रहे। स्ट्रक्चर क्या है जुडिशरी का, या ऑर्गेनाइज्ड किस तरीके से है जुडिशरी, वो बहुत ही शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे। इंडिया में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि बाकी कंट्रीज में क्या है कि एक तरीके से ना अलग अलग कोर्ट्स होते हैं। बाकी कंट्रीज जो है उसमें स्टेट के लिए भी कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग कोर्ट्स होते हैं। स्टेट के लिए अलग अलग कोर्ट्स होंगे और बाकी जगह के लिए अलग अलग कोर्ट्स होंगे। सेंटर के अलग कोर्ट्स, स्टेट के अलग कोर्ट्स। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम फॉलो होता है। हमारे यहाँ क्या है, एक पिरामिड ले लो, पिरामिड के टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट्स आते हैं, फिर नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स नीचे, ठीक है, उसके ऊपर हाई कोर्ट्स है और सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। तो सिंगल सिस्टम फॉलो होता है जुडिशरी का इंडिया में। ज्यूरिसडिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट का, वो समझेंगे। जो इसके डिसीजंस रहते हैं वो सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग रहते हैं, ठीक है। वो जो जजेस है हाई कोर्ट्स के, उनको ट्रांसफर भी कर सकता है, ठीक है, उन्हें ट्रांसफर करने का भी पावर है। एक कोर्ट से केस उठाकर दूसरे कोर्ट में वो केस ट्रांसफर किया जा सकता है, इसकी भी ताकत है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शंस है सुप्रीम कोर्ट के, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से डिफाइंड है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन और स्कोप ऑफ पावर्स है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन में इसकी ताकत चलती है। ज्यूरिसडिक्शन डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। पहला है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ऐसे केसेस, ठीक है, ऐसे केसेस जो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाके अपील कर सकते हैं, हमें लोअर कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि हमें एक हायरार्की को फॉलो करना रहता है, ठीक है। इंडिया में हायरार्की है। पिरामिड, मैंने कहा ना, पिरामिड बनाओ, नीचे पहले आप जाओगे लोअर कोर्ट के पास। अगर लोअर कोर्ट के डिसीजन से आप नाखुश हो तब आप हाई कोर्ट के पास जाओगे। हाई कोर्ट के डिसीजन से आप नाखुश हो तब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे। दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट के पास भाग रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। वो कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पे आप ये कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ये कहता है कि ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहां पे आपको लोअर कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको हायरार्की फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील हम कर सकते हैं। ऐसे केसेस हो सकते हैं जब सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो, ठीक है, या स्टेट्स के आपस के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो, तब वो लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। उन्हें लोअर कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो अकेले ही इन केसेस को डील कर सकता है। इसको हम कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील रहता है, ठीक है। कोई पर्सन जो हाई कोर्ट के डिसीजन से नाखुश है वो जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट देगा, एक तरीके से सर्टिफाई करेगा कि हाँ, इस डिसीजन में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ऐसे आप अकेले ही अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि हाँ, ये मामला ऐसा है कि जहां पे अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। क्या पता वो फिर से एक बार रिकंसिडर करे केस को और लीगल इश्यूज को दोबारा से देखे। और अगर आप लोअर कोर्ट के डिसीजन से नाखुश हो तो आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हो।
एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की जरूरत है, तो वो ऐसे मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकते हैं उनकी एडवाइस लेने के लिए, राइट। यहां पर सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है, जबरदस्ती उनके साथ नहीं की जा सकती कि हाँ तुम्हें एडवाइस देना जरूरी है, ठीक है, वो बाउंड नहीं है, और ना ही प्रेसिडेंट बाउंड है कि उन्हें उनकी एडवाइस एक्सेप्ट करनी है, ठीक है, दोनों ही बाउंड नहीं है। रिट ज्यूरिसडिक्शन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है गाइस, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, उसके पास ये राइट है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट उसको क्या रेमेडी देगा, ठीक है भाई, उसका राइट वायलेट हुआ, उसको कुछ तो रेमेडी मिलना चाहिए, तो वो रेमेडी देगा इन द फॉर्म ऑफ रिट्स। जो 6 रिट्स होती है उनके फॉर्म में वो उसे रेमेडी देगा। रिट्स को बहुत ही शॉर्ट में समझना चाहते हो क्या होती है रिट्स, तो नीचे लिंक में आपको वीडियो मिल जाएगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा। हाईकोर्ट के पास भी ताकत रहती है कि वो आपको रिट्स दे सकते हैं। तो एक तरीके से एक इंसान के पास ऑप्शन रहता है जब उसका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, या तो वो हाई कोर्ट में चला जाए या तो वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, ठीक है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन हकीकत ये है कि कहा यह जाता है कि आप प्रॉपर हायरार्की को फॉलो करो, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा है कि भाई अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे यहाँ हायरार्की है चीजों की, राइट, हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम में हायरार्की है। तो वो लोग यही बोलेंगे कि आप पहले हाई कोर्ट से होकर आओ, अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से आप नाखुश हो तब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाना। भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि आप पहले सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। तो रिट्स इश्यू करने की ताकत हाई कोर्ट्स के पास भी होती है। इन रिट्स के थ्रू यार कोर्ट ऐसे ऑर्डर्स नहीं दे सकते एग्जीक्यूटिव को कि तुम इस तरीके से काम करो, तुम उस तरीके से काम करो, ठीक है, इस तरीके के ऑर्डर्स कोर्ट नहीं दे सकते हैं इन रिट्स के थ्रू। जुडिशरी एंड इंडिविजुअल लिबर्टी जल्दी से डिस्कस करेंगे। लॉज आखिर इसीलिए बनाए जाते हैं यार ताकि इंडिविजुअल की फ्रीडम को बचा सकें डेस्पोटिक पावर से, ठीक है। जब गवर्नमेंट काफी डेस्पोटिक हो जाती है, अपने हिसाब से काम करने लगती है, पब्लिक के बारे में जरा सा भी नहीं सोचती है, तब ऐसे केसेस में इंडिविजुअल के राइट्स को बचाने के लिए लॉ हमारे काम आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ये काफी अच्छे से मेंशन है लिबर्टी के बारे में, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रियम्बल भी लिबर्टी की बात करता है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है लिबर्टी। जब तक जुडिशरी सेपरेट नहीं होगी लेजिस्लेचर से और एग्जीक्यूटिव से, तब तक हम नहीं कह सकते कि जुडिशरी एक तरीके से फ्री है, लिबरल है, ठीक है। तो जुडिशरी को लिबर्टी देने के लिए हमें उसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट हमारी लिबर्टी को 2 तरीके से बचा सकता है। पहले बाय इशूइंग द रिट्स, अगर किसी इंसान के राइट्स वायलेट हुए हैं तो उसे हम रेमेडी दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिट्स, ठीक है, हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट देगा, ठीक है। दूसरी क्या चीज है जिससे हम उसे बचा सकते हैं, अगर कोई ऐसा लॉ आता है जो कि इंडिविजुअल की लिबर्टी, फ्रीडम को छीनने की बात कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो 2 तरीकों से हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर किसी एक इंडिविजुअल की लिबर्टी दूसरे इंडिविजुअल की लिबर्टी को हार्म कर रही है, ठीक है, सपोज मेरी लिबर्टी, मेरी फ्रीडम अगर आपकी फ्रीडम को नुकसान पहुंचा रही है, जब मैं एक्सरसाइज कर रही हूं अपनी फ्रीडम, तो वो आपको अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज नहीं करने दे रही है, तो मेरी लिबर्टी को भी कर्टेल किया जा सकता है, ठीक है। यानी जब भी किसी इंडिविजुअल की लिबर्टी किसी दूसरे इंडिविजुअल की लिबर्टी को हार्म पहुंचाती है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लिबर्टी को छीन सकता है, राइट, उसके पास ये राइट होता है। सो हम कह सकते हैं हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं देता है, उस फ्रीडम पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, और ये वाला पॉइंट आप जरूर से मेंशन करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो जुडिशरी को एक काफी एक डेलिकेट फंक्शन परफॉर्म करना है, काफी बारीक फंक्शन परफॉर्म करना है, उसे एक तरीके से बैलेंस बनाना है इंडिविजुअल लिबर्टी में और गवर्नमेंट के लॉज में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिविजुअल की लिबर्टी को हमने खुला छोड़ दिया, जैसे जीना है जियो, लॉज फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लॉज इतने भयानक हो कि इंडिविजुअल की लिबर्टी को छीन रहे हैं, ठीक है। दोनों में बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है। फाइनली गाइज, लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। डेमोक्रेसी एक तरीके से किस पे बेस्ड होती है, वो एक डेलिकेट बैलेंस पे बेस्ड होती है। उसे एक तरीके से डेमोक्रेसी को बैलेंस बनाना होता है जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में। दोनों ही इंस्टीट्यूशंस को, पार्लियामेंट को भी, जुडिशरी को भी एक तरीके से अपनी लिमिट में रहकर ही फंक्शन करना होता है। वो लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें देता है, अगर उस लिमिट के बाहर जाओगे तो दिक्कत हो सकती है। जुडिशरी का वही एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है यार कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना, हमें हमारी ड्यूटीज रियलाइज करवाना। कोई भी राइट बिना ड्यूटी के नहीं मिलता है, और ये चीज हमें जुडिशरी बताती है, राइट। तो उसका काम है राइट्स को बचाओ लोगों के, लेकिन उन्हें उनकी ड्यूटी भी याद दिलाओ। So thank you so much for watching this video, friends, and we'll meet soon in the next video. Good luck.